जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मशीन सिलेक्शन पर। तो आज हम लोग देखिए जो है ये मेरी नोट्स से पूरा कवर कर रहा हूँ और इन्हीं को पढ़कर देखिए अच्छे नंबर जो है ग्राम पंचायत सचिव में भी और अच्छे नंबर जो है 10-12 दिन ही पड़े थे, हालांकि इसको बाद में तो 70 नंबर करीब है, 69.25 नंबर है। तो चलिए आप लोग जो है वो पूरा कवर कर लेते हैं लास्ट टाइम। अब मेमोरी के बारे में देखेंगे भैया। अब आप लोग आएंगे मेमोरी, किसके बारे में देखेंगे हम लोग? मेमोरी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिन मेमोरी से भी क्वेश्चन बने जिस टाइप के, वही मैंने डाला है। रैम को देखते हैं, रैम कौन सी मेमोरी है? पहली बात तो ये प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है ये टाइम, ठीक है। सीपीयू से सीधे इंटरेक्ट करने वाली मेमोरी, एक क्वेश्चन में बार बार ये आता है कि सीपीयू से सीधे इंटरेक्ट करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो सीपीयू से सीधे इंटरेक्ट करने वाली मेमोरी हमारी रैम है, हमको याद रखना है। बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है, पूछता है मेन मेमोरी कौन है? मेन मेमोरी हमारी रैम है। सीपीयू सीधे इंटरेक्ट करने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम है। और ये मेन मेमोरी इम्पोर्टेंट है। यह बेसिक मेमोरी पूछता है कि कौन सी मेमोरी बेसिक मेमोरी कहलाती है? तो रैम है। इसीलिए इसको पॉइंटेड आपको रटना भी पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनाता है वो, और चीज़ें बहुत लोगों को पता होती हैं। पूछ देगा मेन मेमोरी कौन है, तब आप लोग समझ नहीं पाएंगे रोम है कि रैम है, तो वहाँ गलती हो जाती है। तो रैम जो है मेन मेमोरी है, यह बेसिक मेमोरी भी है, सीपीयू सीधे इंटरेक्ट करने वाली मेमोरी भी है, ये सीपीयू से सीधे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब देखते हैं रोम को। रोम को देखेंगे, रोम को बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, ठीक है। ये रोम कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रोम जो होता है, तो रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको। खाली इसका मतलब ये है कि आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। खाली ओनली लिखा है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो ये मेमोरी पहले से ही पड़ी होती है। जैसे हम नोकिया का पहले मोबाइल देखते थे, तो उसमें एक हाथ इधर से जाता था और एक हाथ इधर से जाता था, तो ये दोनों हाथ जो है मिलते थे। तो कभी भी स्विच ऑफ खोलोगे तो आपको वो चीज़ दिखाता। आपने अपने एंड्रॉयड में देखेंगे, जब भी आप स्विच ऑफ खोलेंगे, जिस मोबाइल होगा जिस कंपनी का, वो चीज़ आपको पूरा दिखाएगा। जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं हो जाएगी आपको तुरंत नहीं खुलेगा। तो वही होता है, ये जो वर्क अपने आप ये होता है, ये किस मेमोरी में सेव होता है? ये रोम में सेव होता है। ऐसे आप लोग कोई समझाएगा नहीं, ये रोम में सेव होता है, ठीक है। तो ये रोम का मतलब खाली रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो हमारे मोबाइल है, ये ऑलरेडी पहले से डाल दिया गया है, स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ खोलने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पहले से डाल दी गई हैं जिसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। वो जो कंपनी बनाने वाली है उस कंपनी ने ही डाला है, तो उसी को हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ये क्या है? कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी। इनबिल्ट का मतलब होता है पहले से उसमें लगी हुई है, तो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है ना, इंटीग्रेटेड चिप, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसको तो बार बार पूछा है। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी है? तो रोम है कि रैम? तो रोम है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है, पूछता है कि कौन सी मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है? तो ये जो है रोम है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें बूट लोडर या बूटिंग इंडेक्शन जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें बूट लोडर और बूटिंग इंडेक्शन जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बूटिंग इंडेक्शन जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें बूट लोडर भी होता है जो बूटिंग करता है, और बूटिंग इंडेक्शन जैसे सिस्टम भी होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो रोम में देखेंगे कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाता है। भैया इसको रट के जाइएगा आप लोग, बहुत बार पूछा गया है ये कि किस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं। आपको हर जगह मिल जाएंगे, अलग अलग जगह आप लोगों को क्वेश्चन ये मिल जाएगा। तो रोम मेमोरी में जो संग्रहित प्रोग्राम होता है, जिसमें संग्रहित प्रोग्राम रहते हैं पहले से, तो उन प्रोग्रामों को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर।
अब एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। जब कंप्यूटर चालू होता है तो कंप्यूटर रोम से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे देखिए, जैसे ही कंप्यूटर चालू होगा, कह रहा है जब कंप्यूटर चालू होता है तो कंप्यूटर रोम से जानकारी प्राप्त करता है और बूटिंग शुरू हो जाती है। अब पूछता क्वेश्चन में ये आता है कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो किस मेमोरी से जानकारी ग्रहण करता है, किस मेमोरी से जानकारी लेता है, तो वह रोम से जानकारी लेता है, क्योंकि रोम ही ऐसी मेमोरी है जिसको पहले से डाल दिया गया है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, इससे जानकारी लेगा, स्थायी मेमोरी है, इससे जानकारी लेगा और जानकारी लेके अपनी जो है बूटिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा। बूटिंग का मतलब शुरू जो है वो अपना जो उसमें जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑन होना ऑफ होना सारे जो है कार होते हैं, तो बूटिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे पी रोम, इसी के भाग है ना, उसमें मैंने देखिए पढ़ाया था ना आप लोग मेमोरी वाले में, तो और उसके विस्तृत जहाँ जहाँ से पूछ सकता है वो भी इसमें डाल दिए हैं। पी रोम में हम लोग देखेंगे पी रोम का आविष्कार जो है कब हुआ था, 1956 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आविष्कार किया था वेन टी सिंह चाऊ। वेन टी सिंह चाऊ, कोई चाइनीज लग रहे हैं नाम से, क्या वेन टी सिंह चाऊ, चाऊ तो बड़ा नाम है। इसमें एक चीज और पूछता है, देखिए ये गैर वाष्पशील है, पूछता है कि कौन सी मेमोरी वाष्पशील है या गैर वाष्पशील है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है, तो गैर वाष्पशील कौन सी है, पी रोम है। अब एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने बनाया है ना, जो मेरी नोट्स है, तो ये आंसर से बनी है। जैसे इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने हल किए हैं आज तक, तो उन क्वेश्चनों से अगर मेमोरी से पूछा है तो मेमोरी में किस जगह से पूछा है, रोम से पूछा है, रैम से पूछा है, अगर थ्योरी में वो चीज़ नहीं रही है तो मैंने आंसर से निकाल कर वो जो है अपनी नोट्स में इसको थ्योरी के तौर पर डाला है। इसको आप लोग मामूली मत समझिएगा, ये कहीं आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें मिलेंगी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो पी रोम में क्या है, 1956 में वेन टी सिंह चाऊ ने इसका आविष्कार किया। ये गैर वाष्पशील पूछता है कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है, तो जो है वन टाइम प्रोग्रामेबल भी है। पी रोम का मतलब क्या होता है, पी रोम का जो है फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल तो मतलब ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोग्रामेबल में एक बार आप इसका प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल एक बार इसमें कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। तो क्या है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, खाली एक बार प्रोग्राम है, एक बार आप इसमें जो है, जैसे रीड ओनली मेमोरी थी तो रीड ओनली मेमोरी में आप कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, अगर लेकिन अगर पी रोम है, वो रोम थी, अगर पी रोम है तो इसको एक बार आप प्रोग्राम कर सकते हो, इसमें एक बार आप कुछ डाल सकते हो, एडिट कर सकते हो, पर दोबारा नहीं कर पाओगे। एक बार डाल के सेव कर दिए तो एक बार के बाद फिर दोबारा नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कौन सी मेमोरी वन टाइम प्रोग्रामेबल है, तो पी रोम है, याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बना था इसमें। इसका यूज गेम वीडियो में होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है, माइक्रो कंट्रोलर में होता है, HDMI में होता है। चलिए और हम लोग ईपी रोम देखते हैं। ईपी रोम, ईपी रोम से देख लेते हैं। ईपी रोम, ईपी रोम में क्या इरेजेबल, इसे इरेजेबल, अब पी से हो गया प्रोग्रामेबल, यहाँ भी प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये है जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो कई बार इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। पी रोम में क्या था, खाली एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं एडिट करके, उसके बाद दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसको इरेजेबल लग गया है तो बार बार इरेज कर सकते हैं और बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। इरेज करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज करते हैं। देखिए उसमें दिखा देते हैं आप लोग, इसको कई बार प्रोग्राम कर सकते हैं, कई बार प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम लिखा है ना। अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जा सकता है, पूछता है कि कौन सी मेमोरी में जो है लिखे हुए प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जा सकता है, तो वह है ईपी रोम। ई से याद रखिए कि इसे इरेजेबल है ना, तो इरेजेबल करके का मतलब है इरेज करना है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से ही हम उसको इरेज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो है ईईपी रोम है, ठीक है, ईईपी रोम को भी देख लेते हैं। ई पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं ईईपी रोम का। ईईपी रोम
पी रोम को तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का जो है मैं बता दे रहा हूँ, तो ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक, और फिर दूसरा ई का होता है इरेजेबल। अब पी से हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लग गया। इलेक्ट्रॉनिक क्यों लगाया गया है? जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, इतना मेमोरी थी, इसको हम अल्ट्रावायलेट किरणों से यूज करके हम इसको मिटा रहे थे, पर प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में हमको अल्ट्रावायलेट किरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी जो इरेज कर सकते हैं और बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। ये अंतर मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ईपीरोम के बारे में और देखते हैं। ईपीरोम का आविष्कार कब किया गया था? ईपीरोम का आविष्कार जो है 1978 में किया गया था। कब भैया? 1978 में किया गया था। इंटेल में जॉर्ज पर्ल इगोस, ये क्या लिखा है? जॉर्ज पर्ल और इगोस, ठीक है, ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, 1978 में इंटेल में जॉर्ज पर्ल इगोस ने इसका आविष्कार किया था। इसमें क्या है, एक बाइट वाइज इरेजेबल होता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी मेमोरी एक बाइट वाइज जो है, एक बाइट वाइज इरेजेबल होती है। मतलब एक बाइट की बात कर रहा है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट सीधे 8 बिट को जो है इरेज कर सकता है एक बार में। तो सीधे एक बाइट वाइज इरेजेबल कौन होता है मेमोरी? हमारी ईपीरोम होता है। पूछता है बहुत बार। इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रयोग करके, क्या है, इलेक्ट्रिक का प्रयोग करके, विद्युत का प्रयोग करके मिटाया जा सकता है। जो विद्युत का यूज करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करके मिटाया जा सकता है। इसको हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी का नाम। देखिए इसको मैंने क्यों डाला है, 1000 बार अलग अलग नाम से देता है, बुक्स में देता है और क्वेश्चन में दे देता है, तो फिर वहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। उसका जितने भी नाम हो सकते हैं इतने नाम आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और देखिए मैं कितने नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी कितने नाम है देखिए। एक नाम है सहायक मेमोरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी, AUXILIABRY, ऑक्सिलरी। ठीक है, LIARY भी नहीं रहता, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ठीक है, इसके बाद एक बैकअप मेमोरी होती है, इसका नाम, ठीक है, क्या होता है बैकअप मेमोरी? बैकअप का मतलब कोई चीज़ हमारे पास पहले से कंप्यूटर में कोई मेमोरी है, इसके बाद दूसरी मेमोरी लगा रहे थे हम, बैकअप के लिए लगा ना। बैकअप का मतलब यहाँ क्या है कि अगर हमारी मेमोरी भर जाती है तो बैकअप में कोई मेमोरी तो हमारे पास है। तो लोग कहते हैं भैया आपके कुछ हो जाएगा नौकरी में, तो बैकअप के लिए कुछ है कि नहीं है, कि खाली उसके भरोसे चल रहा था। बैकअप मतलब कोई चीज़ बीच बाद में सहारा, तो ऐसे जो है ये जो है बैकअप मेमोरी भी कहलाती है। और इसी प्रकार से सहायक मेमोरी भी कहलाती है। सहायक ना, उसको गॉड मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी गॉड मेमोरी कहलाती है, तो गॉड मेमोरी भी हो गई। गैर वाष्पशील मेमोरी भी यही कहलाती है। कौन सी कहलाती है? गैर वाष्पशील मेमोरी भी कहलाती है। इसको स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ये क्या है? स्थायी मेमोरी भी है। ये बाहरी मेमोरी भी है, तो बाहरी तो आप जाने जाएंगे। स्थायी और स्थिर का मतलब वही हो गया, स्थिर मेमोरी भी है ये, इसका नाम स्थिर मेमोरी भी है। और ये लगातार मेमोरी भी कहलाती है। क्या? लगातार मेमोरी भी कहलाती है। इसके बाद हम लोग को देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। ये कौन सा है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है आंतरिक जो है स्टोरेज डिवाइस है। ये आंतरिक तौर पर जो है स्टोरेज करता है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। इसका नाम क्या है? डिस्क ड्राइव है, अन्य नाम इसका डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क जो है हमारी, हार्ड डिस्क जो है का अन्य नाम डिस्क ड्राइव भी है। ठीक है, हार्ड डिस्क का अन्य नाम क्या है? डिस्क ड्राइव है। 1956 में IBM द्वारा आविष्कार किया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? IBM कंपनी द्वारा जो है जो किया गया था, है? तो जो है इसका आविष्कार किसने किया था? IBM कंपनी द्वारा। 3600 चक्र प्रति मिनट गति होती है इसकी। हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट दिया ना गति, 3600 चक्र प्रति मिनट इसकी गति होती है। इसको डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में क्या है कि इसमें क्या दिया है, रिमूवेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये रिमूवेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस रिमूव कर सकते हैं डेटा को। अन्य नाम इसका डिस्क या डिस्केट डिस्क भी है। फ्लॉपी डिस्क को क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं या डिस्केट डिस्क भी कहते हैं, डिस्केट डिस्क। डेटा रिकॉर्ड किस में होता है, सर्कुलर रिंग में डेटा रिकॉर्ड होता है। ये बहुत बार आया भैया। किस डिस्क में रिकॉर्ड जो है सर्कुलर में होता है, सर्कुलर में कौन होता है, सर्कुलर में होता है। हाँ, डेटा रिकॉर्ड किस में होता है, फ्लॉपी डिस्क में, सर्कुलर में होता है। फ्लॉपी डिस्क में इस तरीके से डेटा रिकॉर्ड होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्तमान में ये अप्रचलित हो गई है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको देखने वाले हैं, नोट में देख लेते हैं। नोट में क्या दिया है, नोट में ये दिया है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। जो डिस्क होती है, जैसे कोई डिस्क है तो डिस्क को ट्रैक में या सेक्टर में जो विभाजित करने की प्रक्रिया है, ट्रैक में या सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेट करना ना, वैसा फॉर्मेट करना, डिलीट करना नहीं, फॉर्मेट करना। जैसे बोलते हैं लोग कि भैया किसी चीज़ का फॉर्मेट बना दीजिए, इसका फॉर्मेट बना दीजिए, कैसे इसको करना। तो फॉर्मेट का मतलब एक रूप आकार भी होता है, ठीक है। अब मोबाइल फॉर्मेटिंग अलग होता है, जो फॉर्मेट कर दो सीधे वो हटाना अलग होता है। यहाँ फॉर्मेटिंग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। चलिए आप लोग देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में देख लेते हैं। देखिए ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, इसका जो है आविष्कार 1960 में हुआ। ऑप्टिकल डिस्क जेम्स टी रसेल, ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार, जेम्स टी रसेल। इसका आविष्कार जो ऑप्टिकल डिस्क का जो आविष्कार किसने किया, जेम्स टी रसेल ने किया था। और लेजर लाइट, इसमें लेजर लाइट का यूज होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। 4.7 या 12 सेंटीमीटर 120 मिमी इसका जो है आकार जो है, तो ये देख लीजिएगा, 4.7 और 12 सेंटीमीटर 120 मिमी, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसका उदाहरण में ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण कौन कौन से, CD, DVD, BRD और CDR भी होता है, CDRW भी होता है, वार्न भी होता है, WRM, राइट वंस रीड मैनी, ये भी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं CD का आविष्कार किसने किया था, 1982 में आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था, फिलिप्स और सोनी द्वारा। जो फिलिप्स और सोनी जो कंपनी है, इनके जो है दोनों ने मिलकर जो है इसको विकसित किया था CD, जिससे हम लोग पहले देखते थे पिक्चर वगैरह, ठीक है, कोई कार्यक्रम या चीज़ें जो है आती थी तो CD DVD कहलाती है ना। इसका जो है क्षमता कितनी, 650 से 700 MB। क्वेश्चन पूछा गया कुल बार। ट्रैक की अधिकतम सीमा भी पूछ लेता है, ट्रैक की अधिकतम सीमा कितनी होती है CD में, 90 ट्रैक। ट्रैक होते क्या है, ये एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक। इन ट्रैकों में ही कोई चीज़ इसमें जो है संग्रहित की जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके का आकार की जो होती है वही CD होती है। तो कितने कुल ट्रैक होते हैं, इसमें ट्रैकों की अधिकतम सीमा 90 होती है। इसमें रेड लाइट लेजर, ठीक है। इसको देखते हैं CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। यहाँ CDR का मतलब क्या है, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका CDR को WRM मतलब राइट वंस रीड मैनी दिया ना, राइट वंस रीड मैनी भी कहते हैं। CDR को हम लोग WRM कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। WRM डिस्क एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये क्या होती है, WRM को मैंने बताया था ना, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही ऊपर बताया था मैंने। CD DVD CDR सब ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही होती है, ठीक है। देखिए अगला है जो है क्या है, अगली है फ्लैश मेमोरी हमारी। देखिए तो फ्लैश मेमोरी में जो है यह EEPROM का एक वर्जन है। क्या है, EEPROM का वर्जन है। EEPROM के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सब मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो है इसको इरेज किया जा सकता है, जो है विद्युत के द्वारा जो है इसको इरेज करते हैं
अब बार बार इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए भी है, उसी का वर्जन जो है, उसी का वर्जन हमारा ये भी है। कौन सा? फ्लैश मेमोरी, ठीक है। 1980 में तोशिबा में इसका आविष्कार किया गया था। कब आविष्कार किया गया था? 1980 में तोशिबा में इसका आविष्कार किया गया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पेन ड्राइव। देखिए पेन ड्राइव हम लोग वैसे तो ये नॉर्मल यूज करते हैं, पेन ड्राइव तो हम रोज के दिन में भी यूज करते हैं, सभी लोग इसका यूज मैक्सिमम लोग किए होंगे जिनके पास लैपटॉप वगैरह है। तो पेन ड्राइव में कोई भी चीज़ हम लोग जो है डलवा के लाते थे, इसके बाद जो है लैपटॉप पे में या किसी सिस्टम में जो है उसको जो है कॉपी करते थे, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या होता है? इसका नाम यूएसबी भी कहते हैं, जो लोग वैसे हैं तो उनको यूएसबी भी जानते हैं, यूएसबी इसको कहा जाता है। फ्लैश ड्राइव भी इसको कहा जाता है, यूएसबी स्टिक भी इसको कहा जाता है, यूएसबी थंब ड्राइव भी कहते हैं इसको। क्या ये थंब है? यूएसबी थंब ड्राइव भी कहते हैं, और पेन ड्राइव तो कहते हैं ये इसको। यह ईईपीरोम का एक उदाहरण है, ये भी एक ईईपीरोम का उदाहरण है। वैसे जो फ्लैश मेमोरी हमने देखा था, फ्लैश मेमोरी भी ईईपीरोम का एक वर्जन है, लेकिन ये पेन ड्राइव है ये भी ईईपीरोम का एक उदाहरण है। कैसे? उदाहरण कैसे कि पेन ड्राइव में कोई चीज़ होती है तो पेन ड्राइव को हम खाली कर देते हैं ना, पूरा इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के बाद दोबारा उसमें कोई चीज़, नई चीज़ उसमें डाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे दोबारा कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, इसीलिए ईईपीरोम का एक उदाहरण है कि जो है विद्युत के तौर पर जो है विद्युत से इसको इरेज कर लेते हैं और इरेज करके दोबारा इसमें कोई चीज़ जो है डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ईईपीरोम का उदाहरण है, और फ्लैश मेमोरी तो ईईपीरोम का उदाहरण था ही। अब देखिए कैश मेमोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे इतनी बार क्वेश्चन आया है, ये क्या है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यह कहाँ स्थित होती है? सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बना के बता चुका था, मेरे नोट्स में लिखा हुआ था। रैम के बीच में जो है क्या होती है? ये कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कैश मेमोरी किन के बीच स्थित होती है? तो सीपीयू दे देगा और रोम देता है, हमेशा रोम देगा, और अलग अलग चीज़ें पी रोम दे देगा, हर चीज़ दे देगा, और रैम रोम के बीच दे देगा। तो इसमें गलत हो जाता है। तो सीपीयू और रैम के बीच में जो है ये हमारी कैश मेमोरी स्थित होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यह एक अस्थिर मेमोरी है, ठीक है। कैसे है ये? अस्थिर है, ये वोलाटाइल है, ठीक है। तो जैसे कि रैम है ना, तो रैम के बीच में ये स्थित होती है। तो रैम से याद रखिए कि जब रैम और सीपीयू के बीच में स्थित होती है तो रैम क्या हो? ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है ये। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई, जो वॉलेट के तरीके चल रहा है, ठीक है। वोलाटाइल वही वैसे भी गति होती है, तो ये गतिशील है, मतलब कि अस्थाई है। और नॉन इसमें लगा देते हैं तो नॉन वोलाटाइल हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, जिसमें नॉन लगा देंगे तो नॉन का मतलब होता है स्थाई हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है इसमें जो है, अब इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा आता है, ये उच्च गति की मेमोरी है। अगर जो देखिए सबसे उच्च गति रजिस्टर की होती है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी की सबसे उच्च गति होती है। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना दिए हो और ये सारी जो है मेमोरी ऑप्शन में दिए हो, रैम रोम वगैरह, तो फिर जो है आप लोग जो अगर कैश मेमोरी उसमें ऑप्शन में दिए हो तो आप जो है कैश मेमोरी को जो है ये लगा कर आएंगे कि उच्च गति की मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये भी 3-4 बार क्वेश्चन में वो डाला गया है, ठीक है। अस्थिर तो बार बार पूछता है कि स्थिर मेमोरी है या अस्थिर है, मतलब वोलाटाइल से याद रखिएगा। ये वोलाटाइल मेमोरी है, रैम के जैसे ही है, और सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। एक बार ये आता है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है। क्या है यह लोकलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया कैश मेमोरी के बारे में कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है? लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर यह वर्क करती है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा आप लोग। यह एक प्रकार की रैम होती है, मैंने बताया ना कि रैम और सीपीयू बीच में स्थित होती है। तो यह रैम एक प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि रैम भी अस्थिर होती है, वोलाटाइल होती है, ये भी वोलाटाइल होती है। बस ये है कि इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम होता है। तो ये एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की रैम है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर हिट अनुपात में मापा जाता है। देखिए बता रहा हूँ, इसका जो है क्वेश्चन 3-4 बार जो है एसएससी में भी पूछा गया है कि कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर जो है किस अनुपात में मापा जाता है?
खाली ये पूछता है कैश मेमोरी का प्रदर्शन किस अनुपात में मापा जाता है। अब हिट अनुपात अगर नहीं आप पढ़े रहेंगे तो कभी लगा के आप आ ही नहीं पाएंगे। तो कैश मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होता है, प्रदर्शन होता है, तो वो कैसे मापा जाता है, हमारा हिट अनुपात में मापा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, देखिए आगे है रजिस्टर मेमोरी। अब रजिस्टर मेमोरी के बारे में देखेंगे, जो कि कैश मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज मेमोरी है। एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज का मतलब होता है कि एक्सेस टाइम जो कंप्यूटर को कोई वर्क करने के लिए दिया हमने तो तुरंत करके देता है, उसी को एक्सेस टाइम कम कहा जाता है। एक्सेस का मतलब होता है कोई वर्क करने में जो कंप्यूटर को कम टाइम लग रहा है, तो मतलब ये एक्सेस करने में कम टाइम ले रहा है। कोई मोबाइल है, देखिए कोई मोबाइल है, अब मोबाइल हम ओपन कर रहे हैं, अब वो मोबाइल ओपन होने में जैसे कि बहुत टाइम लेता है, कोई मोबाइल लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर तो उसमें स्विच ऑफ होगा तो स्विच ऑफ होने में बहुत टाइम लगता है। उसकी मतलब होता है कि एक्सेस टाइम उसमें बहुत जो है कम है। मतलब कम का मतलब ये होता है कि जो है जो ये अंदर इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, तो उसको करने में उसको टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। एक्सेस टाइम कम हो जाता है तो जो है धीरे धीरे प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ है कि जो है रजिस्टर जो है एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज मेमोरी है। एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज मेमोरी है। एक्सेस टाइम के आधार पर कि इसमें एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, एक्सेस टाइम कम लेती है और फटाफट जो है एक्सेस कर लेती है कोई भी चीज़, इसीलिए तेज मेमोरी है, ठीक है। कार्य इससे जल्दी होता है। रजिस्टर डेटा को बिट्स के रूप में संग्रहित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है रजिस्टर डेटा को बाइट में संग्रहित करता है या बिट में संग्रहित करता है। तो खाली देखिए पॉइंट वही सारे मेरे में लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे रजिस्टर मेमोरी पूरी पढ़ के चले जाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं देखिए रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है। ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि कौन सी मेमोरी जो है मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। तो रजिस्टर मेमोरी जो है, जो मेन मेमोरियाँ होती हैं, उनका हिस्सा नहीं है। हम लोग रजिस्टर को भी याद करते हैं तो लगता है कि ये तो कैश मेमोरी जैसे है, रैम जैसे है, तो वैसे यही मेमोरी है। तो ये मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है रजिस्टर मेमोरी। इसको याद रखिएगा, ये 4-4 5-5 जगह जो अलग अलग तरीके से ऑप्शन में डालता है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी जो है मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नोट, देखिए वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस बस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार एड्रेस बस पर निर्भर करता है। अलग अलग देगा ऑप्शन, उसमें एक एड्रेस बस भी रहेगा, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस बस पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद जो है मेमोरी की इकाई देखते हैं, इकाई यूनिट। मेमोरी में सूचनाओं को बिट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो मेमोरी होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं तो उसको हम लोग बिट्स के रूप में संग्रहित करते हैं। अब बाइट मत लगा दीजिएगा, यही गड़बड़ी होती है। सबसे छोटा याद रखिए, पहले बिट होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है, तो बिट्स के रूप में ही संग्रहित करते हैं, ठीक है। वहाँ पर ही मैंने बताया था कि बिट्स के रूप में संग्रहित होता है रजिस्टर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर। ये 3-4 जो है ऐसे हैं कि ये ऑप्शन में जो है सही मिलान के लिए आता है, ठीक है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। तो पहले हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर का। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे निर्देश का पता शामिल होता है। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर को अगला प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो वर्तमान में कोई निष्पादित किए जा रहे निर्देश, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वर्तमान में जो निष्पादित किए जा रहते हैं, वर्तमान में जो एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन का पता शामिल होता है, इसमें एड्रेस शामिल होता है प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जैसे वर्तमान में कोई वर्क हो रहा है, वर्तमान में कोई वर्क हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, तो इस इंस्ट्रक्शन को जो है, इस इंस्ट्रक्शन कहाँ तक जाएगा उसका पता इसमें शामिल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन का जो है पता शामिल होता है, जो हम वर्क कर रहे होते हैं, निष्पादित कोई वर्क चल रहा होता है कंप्लीट होने के लिए, तो उनका पता शामिल होता है किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। आगे देखें तो मेमोरी बफर रजिस्टर है। ये क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। ये किसी एप्लीकेशन या कंप्यूटर सिस्टम के बीच स्थानांतरित होने वाले डेटा को संग्रहित करता है। यह क्या करता है, ये किसी एप्लीकेशन, जैसे कोई एप्लीकेशन है या कंप्यूटर सिस्टम के बीच स्थानांतरित होने वाले डेटा को संग्रहित करता है। कोई एप्लीकेशन है या कंप्यूटर सिस्टम है, तो
उसके बीच में जो डेटा जो स्थानांतरित करते हैं, जो डेटा स्थानांतरित होता है उसी को संग्रहित करता है, बफरिंग वाला काम करता है। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ अगर सही ढंग से जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जब किसी चीज़ में, तो लोग नहीं कहते हैं कि बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है, मतलब कि वो जो है डेटा उस जगह सही ढंग से संग्रहित नहीं है, डेटा उसको मिल नहीं पा रहा है। जब डेटा नहीं मिल पाता है तो वो बफरिंग करने लगता है। तो ये क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होती है कि ये किसी भी एप्लीकेशन या कंप्यूटर सिस्टम के बीच स्थानांतरित होने वाले डेटा को संग्रहित करता है। जब संग्रहित करता है और जब सिस्टम जो है उसको जो डेटा मांगता है तो तुरंत इसको दे देता है। ये मेमोरी बफर रजिस्टर होती है। आगे हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेटर। अब क्या है एक्यूमुलेटर, ये पूछता है, कुल बार पूछता है एक्यूमुलेटर। इसका उपयोग मेमोरी में ली गई जानकारी को स्टोर करने के लिए होता है। इसका उपयोग मेमोरी में ली गई जानकारी को, जैसे कोई मेमोरी है, मेमोरी में हम जो जानकारी लेते हैं उसी जानकारी को क्यों करता है, ये स्टोर करता है। किसी जानकारी को मेमोरी में जो ली गई जानकारी तो इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर करता है। मेमोरी एड्रेस से ही आप लोग पहचान जाएंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें से सक्रिय लोकेशन का एड्रेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सक्रिय लोकेशन का एड्रेस होता है। जो लोकेशन होता है, देखिए ये एड्रेस दिया है, तो जो सक्रिय मेमोरी का लोकेशन होता है, जो मेमोरी उस समय सक्रिय होती है तो उसी मेमोरी का लोकेशन, उसका लोकेशन का एड्रेस जो है इसमें होता है। ठीक है, एड्रेस रहेगा तभी तो कोई चीज़ वहाँ तक पहुँच पाएगी, वो सही जगह पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर जो है आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है अगला जो है किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए। और देखिए इसमें थोड़ी ऐसा है कि अभी हैंड राइटिंग जो है थोड़ी जल्दीबाजी की थी, तो अगर आप लोगों को लगे कि ये अच्छे नोट्स हैं तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करके अच्छे से बनाकर और पीपीटी के तौर पर भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो और जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं 2 दिन 3 दिन के अंदर सोच रहा हूँ कि पूरी चीज़ें जो है आप लोगों को MS एक्सेल और MS वर्ड, AI, बिग डाटा, और जो है जैसे देखिए बिग डाटा इम्पोर्टेंट है बहुत, बिग डाटा है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो और जो है तो ये सब जो डीप लर्निंग है तो ये इम्पोर्टेंट है, मेरी नोट्स में अच्छे से अभी अगली क्लास में अब कुछ चीज़ें और कवर करूँगा और इसके बाद जो है बिग डाटा वगैरह पढ़ा दूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, तो इसका मैं अच्छे से जो है PDF बना के आप लोगों को डाल दूंगा। और जब आप लोगों को लगे तो अगली बार जो है, अभी तो टाइम नहीं है, 10 दिन का टाइम है, तो खाली आप लोग इसको रिपीट कर लीजिए बार बार, एक बार 2 बार क्लास भी देख लेंगे तो पूरा रिपीट हो रहा है। आप लोगों को कहीं किसी से कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगेगा तो बाद में इसको क्विज में दे दूंगा, कम से कम 500 क्विज इसमें दे दूंगा आप लोगों को, या PDF के तौर पर दे दूंगा, तो उसको पढ़ कर चले जाइएगा तो यही चीज़ें पूरी रिपीट हो जाएंगी। तो 14 नंबर या 14 क्वेश्चन करने से कोई रोक नहीं पाएगा, 13-14 तो आप मिनिमम तौर पर करके आएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।